मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं किसान भाइयों के लिए हिंदी में चर्चा करता हूं। आप उस प्लेलिस्ट को देखें तो आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ होगा। आज मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जैव उर्वरक एनपीके कंसोर्शिया ये क्या है और ये क्या लाभ देता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और किन फसलों में यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जैव उर्वरक है वो बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन ये एक धीमी गति से काम करते हैं, तो इसलिए इनका लगातार प्रयोग करना जरूरी होता है। नाइट्रोजन के जैव उर्वरक अलग होते हैं, फास्फोरस को घोलने वाले अलग होते हैं, पोटेशियम को मोबिलाइज करने वाले अलग होते हैं। लेकिन जो एनपीके कंसोर्शिया है इसमें तीनों ही तरह के होते हैं, तो इससे हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो जब कभी आपको ये जैव उर्वरक मिले, हमें इसको अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। ये जो एनपीके कंसोर्शिया है, पहले मैं बताऊंगा ये वास्तव में इसमें होता क्या क्या है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से लिखा होगा एनपीके कंसोर्शिया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तीनों के ही इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, इन तीनों पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, राइजोबियम होता है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, एनपीके कंसोर्शिया तो इंग्लिश में इस तरह से रहेगा। राइजोबियम ये एक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बना के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेता है, उसको फिक्स करता है और पौधों को देता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इसके अंदर है और ये हम किसी भी दलहनी फसल में इसको प्रयोग कर सकते हैं। चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, अरहर, कोई भी आपकी दलहनी फसल है, आप कोई भी दलहनी फसल को देखेंगे उसकी जड़ों में गांठें देखेंगे और उन गांठों में ही ये बैक्टीरिया होता है। तो इसका मतलब कि अगर इसको हम प्रयोग करते हैं तो दलहनी फसल में गांठें अच्छी बनेंगी, वो ग्रंथि बनेगी और उस ग्रंथि के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उससे पौधे की उपज अच्छी होती है। और जिन दलहनी फसलों में राइजोबियम नहीं होता है या गांठें छोटी रहती हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी उपज भी कम रहती है, दाने अच्छे नहीं बनते, फलियां कम रहती हैं। तो इसके अंदर क्या है, राइजोबियम है। तो इसलिए इसको हम किसी भी दलहनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, दाल वाली फसल में। दूसरा बैक्टीरिया इसके अंदर एजिटोबैक्टर है। एजिटोबैक्टर जो मिट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेता है और जमीन के अंदर फिक्स करता रहता है। राइजोबियम भी यही काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन ये केवल दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बना के रहता है, जबकि एजिटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहता है। तो ये मिट्टी में रहता है और वायुमंडल की वायु में चूंकि नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स करके मिट्टी के अंदर छोड़ता रहता है, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती रहती है। तो इसको हम सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी फसल है, चाहे गन्ना है, धान है, मक्का है, दलहनी फसल है, कोई भी है, क्योंकि इसको ये मिट्टी में रह के अपना काम करता है। और तीसरा बैक्टीरिया जो इसमें एसिटोबैक्टर है। एसिटोबैक्टर भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन ये जो पौधों की जड़ें हैं, जड़ों के आसपास ज्यादा रहता है। एजिटोबैक्टर तो मिट्टी में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो एसिटोबैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए ये फसल की जड़ है, मान लीजिए जड़ है, तो ये जड़ के आसपास ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल क्लोज रहेगा जड़ के, जबकि एजिटोबैक्टर कहीं भी हो सकता है, पूरी मिट्टी में कहीं भी हो सकता है। ये मान लीजिए एजिटोबैक्टर है, मैं मान के चलता हूं ये एजिटोबैक्टर पूरी मिट्टी में कहीं भी होगा, लेकिन जो एसिटोबैक्टर है वो कहां होगा, जड़ों के आसपास रहेगा। तो जैसे ही जड़ों से उसको फूड मिलता है, ये अपना काम करना शुरू कर देता है, नाइट्रोजन फिक्स कर देगा। क्योंकि जड़ों के पास है, जैसे ही नाइट्रोजन को फिक्स करता है, पौधों की जड़ें इसको लेना शुरू कर देती है, तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन को दे रहे हैं, लेकिन राइजोबियम खास तौर से दलहनी फसलों में ही रहता है, क्योंकि जड़ों में गांठ बना के रहता है। जो अगर राइजोबियम होगा तो जड़ पे रहेगा, जड़ में गांठ बनाएगा। एसिटोबैक्टर जड़ के आसपास रहेगा और एजिटोबैक्टर पूरी मिट्टी में रहेगा। इसका मतलब अगर ये तीन बैक्टीरिया हैं, तो ये कोई भी हम फसल बो रहे हैं तो ये काम बहुत अच्छा करेंगे और नाइट्रोजन मिलेगी। तो इसमें एनपीके कंसोर्शिया में ये तीन बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसका मतलब इसको हम सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। चौथा इसमें जो है फास्फेट को सॉल्युबल करने वाले, फास्फोरस को जो सॉल्युबल करते हैं, जो उसको पानी में घोलते हैं, वाले बैक्टीरिया होते हैं। फास्फोरस बैक्टीरिया रहता है, जैसे स्यूडोमोनास मेन है, लेकिन इसमें ये जो बैक्टीरिया है ये करते क्या है बैक्टीरिया, कि मिट्टी के अंदर अधिकांश फास्फोरस क्या होता है, इनसॉल्युबल रहता है, पानी में घुलता नहीं है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर जाता है, एल्युमिनियम के साथ, आयरन के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्शन कर जाता है।
जिससे वो पानी में घुलता नहीं है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं, बहुत तरह के पदार्थ निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, जिससे क्या होता है, ये फास्फोरस जो पानी में घुल नहीं रहा था, जो अघुलनशील होता है, उसको घुलनशील कर देते हैं। तो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। अब ये भी मिट्टी में पूरी स्वतंत्र रूप से हर जगह रहते हैं, तो मिट्टी में जहां जहां फास्फोरस फिक्स हुआ होगा, हम जो फास्फोरस डालते हैं एनपीके से, डीएपी से, एसएसपी से, वो मिट्टी में जाके फिक्स हो जाता है। अधिकांश मात्रा उसकी फिक्स हो जाती है, इनसॉल्युबल हो जाती है, घुलती नहीं है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उसको घोलने का काम करते हैं। इसका मतलब कि अगर एनपीके कंसोर्शियम डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ हमें किसका लाभ मिलेगा, जो पहले से ही फास्फोरस पड़ा हुआ था, जो घुल नहीं पा रहा था, उसको घोलने का काम करेंगे। तो एक बहुत अच्छा हमको एक लाभ मिलता है। अगर ये फास्फोरस घुलेगा नहीं तो जड़ों इसको ले नहीं पाएंगी। किसी भी तत्व का पानी में घुलना जरूरी है। वो तत्व जब पानी में घुलता है, जड़ें उसको पानी के द्वारा ही उसको अंदर लेती हैं। अगर वो नहीं घुलेगा तो वो पानी के माध्यम से जड़ों उसको अंदर नहीं ले पाएंगी, वो कोई फायदा उसका नहीं होगा। तो फास्फोरस के साथ यही दिक्कत होती है कि वो अधिकांश मात्रा उसकी अघुलनशील हो जाती है, इनसॉल्युबल हो जाती है। अब ये जो फास्फोरस बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर है, और जो मिट्टी के अंदर जहां जहां फास्फोरस होगा वहां जाएंगे, रहेंगे। क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है, बहुत जल्दी इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये अपने अंदर से बहुत सारे एसिड्स निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, बहुत सारे पदार्थ निकालते हैं, जो फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। तो इससे क्या मिलता है, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। पांचवा इसमें जो है, पोटेशियम वाले बैक्टीरिया भी इसके अंदर है। पोटेशियम के साथ समस्या ये होती है कि पोटेशियम के जो मिनरल्स हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, वो धीरे धीरे घुलते हैं। फास्फोरस के तो जैसे कंपाउंड्स हैं, इसी तरह से पोटेशियम मिनरल्स में होता है। वो जैसे फेल्सपार में है या माइका में है, वो मिनरल फॉर्म धीरे धीरे ही पानी में टूटती है, घुलती है, जिसे हम कह सकते हैं वेदरिंग होती है, वो काम होता है। तो अब पोटेशियम तो मिट्टी में रहता है, लेकिन बहुत जल्दी पानी के अंदर आ नहीं पाता, मिट्टी के मिनरल्स में रहता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, पोटेशियम बैक्टीरिया, पोटेशियम को घोलने वाले, ये जनरली बैसिलस होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, मिनरल्स को तोड़ने का काम करते हैं ताकि उसके अंदर से पोटेशियम निकले। मिनरल्स के बीच में पोटेशियम रहता है, तो वहां से मिनरल को निकालते हैं। इसको केएमबी भी कहते हैं, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, के या केएसबी भी कहते हैं, पोटेशियम सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। जैसे फास्फोरस वाले को पीएसबी कहते हैं, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। इसको केएमबी पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, या केएसबी पोटेशियम सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया इस तरह से काम करता है कि मिट्टी में जहां भी पोटेशियम है, मान लीजिए यहां पोटेशियम किसी मिनरल में है, वो निकल नहीं पा रहा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत सारे एसिड्स निकालेगा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं एसिड्स निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं। अब ये एसिड इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, तो एसिड इसको काट देगा, मिनरल को काटेगा, रिएक्शन करेगा, तो पोटेशियम यहां से रिलीज हो जाएगा और मिट्टी के अंदर आ जाएगा, फ्री हो जाएगा, पानी में आ जाएगा, और पानी से फिर ये जड़ें इसको ले लेंगी। अगर ये मिनरल फॉर्म में रहेगा, मिट्टी के कणों के मिनरल्स में रहेगा, तब ये पौधों को नहीं मिल पाएगा। मिनरल, बहुत सारे मिट्टी के अंदर मिनरल होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, उनके रूप में रहता है, उनके साथ रहता है, बंधा हुआ रहता है। उस बंधन को तोड़ना, उस बॉन्ड को तोड़ना जरूरी होता है ताकि पोटेशियम उससे निकल सके। तो ये काम कौन करते हैं, ये वाले बैक्टीरिया करते हैं। तो इसका मतलब, इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो ये बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करेगा। बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो जहां जहां पोटेशियम फंसा हुआ होगा उसको निकालेगा मिनरल से। तो इसका मतलब जब हम एनपीके कंसोर्शिया प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर रहे हैं, मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी मिलाकर के नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा रहे हैं। जो पहले से ही फास्फोरस मिट्टी के अंदर इंसॉल्युबल हो गया था उसको सोलबलाइज कर रहे हैं, उसकी घुलनशीलता बढ़ा रहे हैं। और जो पोटेशियम फिक्स था उसको बढ़ा रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, जड़ों तक वो पहुंच रहा है। तो इससे हमको तीनों ही तत्व की उपलब्धता मिलती है, बढ़ जाते हैं, जिससे फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये एक ऐसा बायो फर्टिलाइजर है एनपीके कंसोर्शिया, जो आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। चाहे दलहनी फसल है, गन्ना है, कोई भी है, कॉटन है, कोई भी फसल है, कपास उगा रहे हैं या सब्जी उगा रहे हैं, भिंडी है, टमाटर, बैगन, मिर्च, कोई भी आप फसल उगा रहे हैं, आप उसको किसी भी फसल में प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के अंदर इन तीनों तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकालते हैं, जो हार्मोन्स निकालते हैं, जो पौधों के लिए बहुत सहायक होते हैं, जो पौधों की वृद्धि को हेल्प करते हैं। तो ये बहुत प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाले कंपाउंड्स ये पैदा करते हैं बैक्टीरिया। ये सिर्फ एनपीके को ही नहीं कर रहे, इसके साथ साथ बहुत और भी दूसरे लाभ पहुंचते हैं, मिट्टी की भौतिक दशा को भी सुधारते हैं। खास तौर से ऐसे कंपाउंड्स मिट्टी में ये प्रोड्यूस करते हैं जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये लाभ भी इसके मिलते हैं। तो आप इसको किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो प्रयोग करना चाहिए वो आपको जब आप खेत तैयार कर रहे हो तब प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जब बैक्टीरिया
मिट्टी में जाएंगे, फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये अपना काम करना शुरू करेंगे। तो जैव उर्वरक क्या होता है, एकदम से काम नहीं करते, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, पहले मिट्टी में जाएंगे, वहां की सिचुएशन में एडजस्ट होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये काम करेंगे, तब इसका धीरे 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 हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है। अगर हम खड़ी फसल में डालें और सोचें इसके रिजल्ट मिल जाए, तो एकदम रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके रिजल्ट तभी मिलेंगे, इसको पूरा मौका मिले, मिट्टी के अंदर जाकर पूरा अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाए, काम करे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसको बुआई के समय जब हम खेत तैयार कर रहे हैं डाल देना चाहिए। अब ये देखिए लिक्विड में आता है, तरल में आता है, तो आप 1.5 से 2 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर भी ले सकते हैं, 2 लीटर भी ले सकते हैं। 1 से 2 लीटर 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। तो इसको ऐसे प्रयोग करना है कि आप इसको 1.5 लीटर ले लीजिए, 2 लीटर ले लीजिए, और 50-60 किलोग्राम जो अच्छी गोबर की सड़ी खाद है उसमें इसको मिला दीजिए। और वो गोबर की खाद जब आप खेत तैयार कर रहे हैं खेत में डाल दीजिए और हैरो कर दीजिए, तो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो चूंकि गोबर की खाद में रहेंगे तो वहां जल्दी मल्टीप्लाई कर जाएंगे, इनकी संख्या जल्दी से बढ़ जाएगी, तो ये काम अपना अच्छा करेंगे। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कब करना है, जब हम खेत तैयार कर रहे हो, खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। तो बुआई के समय आप इसको प्रयोग करेंगे तो इसके अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो ये हमको एक ऐसा जैव उर्वरक है एनपीके कंसोर्शिया, जिससे तीनों तत्व मिल रहे हैं, साथ साथ ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी पैदा करते हैं, मिट्टी की दशा को भी सुधारते हैं। इसके बहुत अच्छे एडवांटेज होते हैं, किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। रेट मैंने आपको बताया, 1.5 से 2 लीटर 1 एकड़ में आप डाल दीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अच्छा लाभ लेने के लिए आप इसको बुआई के समय डालें, ताकि जब तक फसल हमारी बड़ी हो, जब उसकी न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़े, पोषक तत्वों की आवश्यकता जब बढ़े, तब तक ये अपना काम करना शुरू कर दें। अब हम डालेंगे, मान लीजिए खड़ी फसल में, फसल हमारी 40-50 दिन की होगी, तब हम इसको दे रहे हैं, तब फसल को आवश्यकता है, लेकिन तब तो ये मिट्टी में जाएंगे, उस समय देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो समय लग जाएगा, तो फसल को उतना लाभ मिल नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छा है कि आप खेत तैयार करते समय गोबर की खाद के साथ इसको मिलाएं, ताकि अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर जाए मिट्टी के अंदर और फसल को लाभ मिले। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि एनपीके कंसोर्शिया से हमें क्या क्या लाभ है, कौन कौन से बैक्टीरिया है, कैसे काम करता है, कितना हमें डालना है, किस फसल में डालना है, कब डालना है। तो इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।